वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 7 मई 2020 और लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज का टेस्ट नंबर 319। देखिए, अब ये तो तय हो गया कि 31 मई को एग्ज़ाम तो होगा नहीं। अब जो सबके सामने आता तो वो भी नहीं खुलेगा, दूसरा टेस्ट बनाना पड़ेगा, दूसरा सेट बना। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अटल टनल अटल सुरंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो ये सुरंग जम्मू कश्मीर में बन रही है और इस सुरंग की कुल लंबाई 8.8 किलोमीटर है। इससे मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी और यह लाइटिंग, वेल्टिनेशन और इंटेलिजेंट ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम आदि से युक्त है। देखिए, अटल सुरंग जिसका पुराना नाम क्या है, रोहतांग सुरंग, तो जम्मू कश्मीर में नहीं, ये हिमाचल प्रदेश में बन रही है। इस सुरंग की कुल लंबाई 8.8 किलोमीटर है, करेक्ट है। और इसके बनने से मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। इसमें लाइटिंग, वेल्टिनेशन, इंटेलिजेंट ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की सुविधा है जो विकसित इसमें की जा रही है। तो 2, 3, 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। पहले को एलिमिनेट कर दीजिए, जहाँ जहाँ पर रहेगा वो नहीं होगा। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में बन रही अटल टनल का काम तेज़ी से चल रहा है और मनाली और लेह की दूरी कम करने वाली यह सुरंग इस साल के अंत तक पूरी कर ली जाएगी। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि काम अभी अपनी जो चरम स्टेज है, अहम स्टेज पर है। इसमें लाइटिंग, वेल्टिनेशन, इंटेलिजेंट ट्रैफिक कंट्रोल आदि सिस्टम फिट किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि टनल के एक तरफ चंद्रा नदी है जिसे पार करके टनल तक आने के लिए 100 मीटर का स्टील का पुल भी बनाया जा रहा है। और काम जो है वो कोरोना वायरस के कारण जो अभी लॉकडाउन हुआ है उसकी वजह से 10 दिन तक ठप था। अब देखिए, 15 अक्टूबर 2017 को सुरंग के दोनों छोर तक सड़क निर्माण कार्य जो है वो पूरा कर लिया जाएगा। और सीमा सड़क संगठन सुरंग का निर्माण कर रही है और निर्माण कार्य इसी साल यानी 2020 तक पूरा हो जाएगा। सुरंग जो है पूरी ऑल वेदर में काम करेगी, सभी मौसम में लाहौल और स्पीति घाटी के सुदूर क्षेत्रों में संपर्क आसान करेगी। और इससे मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। अब इसकी पृष्ठभूमि अगर देखी जाए तो रोहतांग दर्रे के नीचे इस सुरंग बनाए जाने का जो ऐतिहासिक फैसला है वो 3 जून 2000 को लिया गया था, जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। सुरंग के दक्षिणी हिस्से को जोड़ने वाली सड़क की आधारशिला 26 मई 2002 को रखी गई थी। कुल 8.8 किलोमीटर लंबी यह सुरंग 3000 मीटर की ऊंचाई पर बनाई गई दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। क्वेश्चन नंबर 2 है, समाचारों में रहा है समुद्र सेतु अभियान, इसका संबंध किससे है? समुद्र सेतु अभियान का संबंध बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को बचाने के लिए नहीं है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के जनजातीय समूह में कोविड-19 की जांच करने के लिए भी नहीं है। ये दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों को रोकने से, उससे भी नहीं है। फिर किससे है? कोरोना वायरस की महामारी के कारण दूसरे देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने से। तो कोरोना वायरस की महामारी के कारण दूसरे देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए सरकार तेज़ी से काम कर रही है। इस बीच मालदीव और यूएई में फंसे नागरिकों को वापस लाने के लिए नौसेना ने समुद्र सेतु अभियान के तहत 3 जहाज भेजे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भारत ई मार्केट के संबंध में कौन सा सत्य है? देखिए, ये पूरी तरह से स्वदेशी पोर्टल होगा और इसमें 1 रुपये का भी विदेशी निवेश शामिल नहीं है। पोर्टल का सामान जो है खर्च करने पर आपको सबसे पहले आपके 5 देखिए, पोर्टल का सामान सर्च करने पर आपको सबसे पहले आपके 5 किलोमीटर के एरिए की दुकान के सामान खरीदने का ऑप्शन मिलेगा। और भारत ई मार्केट सभी ग्रॉसरी की ऑनलाइन बिक्री के साथ शुरू करेगी और बाद में अन्य श्रेणी के सामान को भी प्लेटफॉर्म पर लिस्ट किया जाएगा। इस पोर्टल से सामान मंगाने के लिए आपको केवल 1% का डिलीवरी चार्ज देना होगा।
अब ये है क्या, भारत ई मार्केट। भारत ई मार्केट एक ऑनलाइन पोर्टल होगा जिससे आप कॉमर्शियल, जैसे है ना फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया, अब जियो मार्ट भी आ रहा है, स्नैपडील, और ये ग्रोफर्स प्रोफर्स जो चल रहे हैं ना, बस उसी के जैसा है, सरकारी है। लेकिन अब इसके संबंध में सारे सही हैं कि 5 किलोमीटर के एरिया में पता चल जाएगा आपकी नियरेस्ट दुकान कौन सी है। 2 घंटे में आपका सामान जो है वो डिलीवर कर दिया जाएगा। आप इसमें खुद से भी रजिस्टर कर सकते हो, मतलब आप कोई मतलब हथकरघा या फिर कोई भी काम आप करते हो तो आप जो है ये भारत ई मार्केट को बेच सकते हो ताकि वो लोगों तक पहुंच सके। तो करेक्ट है, पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा, चौथा वाला गलत है क्योंकि कुछ 1% भी डिलीवरी चार्ज जो है हमको नहीं देना होगा। जैसे हम अमेज़न पर डिलीवरी चार्ज देते हैं, फ़्लिपकार्ट पे देते हैं, लेकिन उसमें एक ये भी है कि आप 1000 से ऊपर का ख़रीदोगे, अमेज़न में 500 से ऊपर का ख़रीदने पर डिलीवरी चार्ज फ्री है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो 1700 के हों, 2000 के हों, 2500 के हों, लेकिन उन पर डिलीवरी चार्ज इंक्लूड होता है तो वो होता है। लेकिन यहाँ जो है डिलीवरी चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा क्योंकि ये गवर्नमेंट का है, तो 1% भी नहीं देना है, डी गलत है। तो देखिए, देश के खुदरा कारोबारियों के संगठन फेड कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, मतलब कैट इसको पढ़ लेंगे शॉर्ट फॉर्म में, का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भारत ई मार्केट अगले 1 महीने के भीतर लॉन्च होगा। और भारत ई मार्केट अभी ग्रॉसरी की ऑनलाइन बिक्री के साथ शुरू करेगी और बाद में अन्य श्रेणी के सामान को भी प्लेटफॉर्म पर लिस्ट किया जाएगा। अन्य श्रेणी के सामान में कुछ भी हो सकता है, चाहे मोबाइल फ़ोन बेचना हो या कपड़े बेचने हो। अब देखिए, ये जो है इस मार्केट प्लेस का मुकाबला फ्लिपकार्ट, अमेज़न, स्नैपडील और रिलायंस के आने वाले जियो मार्ट जैसी दिग्गज कंपनियों से होगा। पोर्टल की विशेषता क्या क्या हैं? देखिए, पोर्टल पर सामान सर्च करने पर आपको सबसे पहले आपके 5 किलोमीटर के एरिया की दुकान के सामान खरीदने का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको 2 घंटे के भीतर सामान की डिलीवरी कर दी जाएगी। इस पोर्टल से सामान मंगवाने के लिए आपको कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं देना होगा। यह पूरी तरह से स्वदेशी पोर्टल होगा और इसमें 1 रुपये का भी विदेशी निवेश नहीं किया जाएगा। देखिए, आप जो है मतलब जो भी इसका विक्रेता बनेगा, विक्रेता कौन होता है? सामान बेचने वाला। उनसे भी किसी भी तरह का कमीशन या शुल्क नहीं लिया जाएगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मेरा एक रेस्टोरेंट है, मेरे को आपका अपना खाना बेचना है, तो जो स्विगी है और जो जोमेटो है वो क्या करते हैं, 12 से 15% या फिर 10% तक उसमें अपना कमीशन लेते हैं। इसमें कोई भी कमीशन नहीं देना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संबंध में कौन सा सत्य है? चार स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो संयुक्त राष्ट्र के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मंच है। इस आंदोलन की नींव भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ जोसेफ ब्राज टीटो ने मिलकर रखी थी। इसकी शुरुआत अप्रैल 1971 में हुई थी। इस मंच के तहत 120 सदस्य और 17 पर्यवेक्षक देश हैं। अच्छा, इस तरह का अगर प्रश्न पूछ लिया यूपीएससी सिविल सेवा में तो दिमाग अगर दौड़ाया जाए तो इनमें से कौन सा कथन गलत हो सकता है? अधिकतर संभावना किसकी है? नंबरिंग में है क्या? देखिए, सी तो सही है, बी तो सही है, यहाँ पर ए भी सही है, लेकिन क्या जवाहरलाल नेहरू 1971 तक प्रधानमंत्री रहे? तो थोड़ा दिमाग लगाकर इसको गलत किया जा सकता है। ये 1961 में शुरू हुई थी, सी गलत है। तो देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इस आंदोलन की नींव भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्राज टीटो ने मिलकर रखी थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? अप्रैल 1961 में। संयुक्त राष्ट्र के बाद यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मंच है। इस मंच के तहत 120 सदस्य और 17 पर्यवेक्षक देश हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, टॉम क्रूज की स्पेस की एक ऐसी कहानी को फिल्मी पर्दे पर उतारने की योजना बनाई जा रही है जो असलियत में धरती के परे अंतरिक्ष में ही शूट की जाएगी। इसे मुमकिन बनाने के लिए हॉलीवुड स्टार ने स्पेस की दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स के साथ हाथ मिलाया है। एक रिपोर्ट की माने तो ये पहली बार होगा जब किसी कॉमर्शियल फिल्म की शूटिंग असलियत में अंतरिक्ष में की जाएगी। अंतरिक्ष की कहानी पर आधारित ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी होगी
इस फिल्म के लिए टॉम क्रूज ने निम्नलिखित में से किसके साथ हाथ मिलाया है? अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के साथ, स्पेस एक्स और बोइंग के साथ, स्पेस एक्स और अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ, या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा और पूछा जा सकता है स्टेट पीसीएस में भी और यूपीएससी सिविल सेवा में भी। तो उन कंपनियों के नाम हैं, एक तो स्पेस एक्स है और दूसरी है नासा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, टॉम क्रूज ने स्पेस की एक ऐसी कहानी को फिल्मी पर्दे पर उतारने की योजना बनाई है जो असलियत में धरती के परे अंतरिक्ष में उसकी शूटिंग की जाएगी। इसे मुमकिन बनाने के लिए हॉलीवुड स्टार ने स्पेस की दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स के साथ हाथ मिलाया है। एक रिपोर्ट बताती है कि यह पहली बार होगा जब किसी कमर्शियल फिल्म की शूटिंग असलियत में अंतरिक्ष में ही की जाएगी और अंतरिक्ष की कहानी पर आधारित ये एक्शन एडवेंचर फिल्म होगी। और इस फिल्म के लिए टॉम क्रूज ने एलन मस्क की एविएशन कंपनी स्पेस एक्स और अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ हाथ मिलाया है। देखिए, बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग बिल्कुल रियल बनाकर उसका जो है यहीं धरती पर ही करते हैं, जैसे इंटरस्टेलर हो गई या फिर ग्रेविटी हो गई, बिल्कुल ये ऐसा लगता है, या फिर द मार्शियन हो गई कि अंतरिक्ष में ही शूटिंग हो रही है। लेकिन ये तो इसकी शूटिंग अंतरिक्ष में होने वाली है, कितना टफ होगा, कैसे कैमरामैन ग्लेंडर लगाकर जीरो ग्रेविटी में शूट करेंगे। तो अगर ये मूवी बन जाती है तो ये तो नाम से ही बिक जाएगी अपने। तो याद रखिए, फ़िलहाल इसमें अगर यूपीएससी या हमारे मतलब की जो चीज़ हो सकती है तो वह है स्पेस एक्स कंपनी और अंतरिक्ष एजेंसी नासा। क्वेश्चन नंबर 6 है, पुलित्जर प्राइज़ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखिए, पुलित्जर प्राइज़ की शुरुआत 1917 में हुई थी और ये रूस का एक प्रमुख पुरस्कार है जो समाचार पत्रों, साहित्य एवं संगीतों के क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिया जाता है। पिछले साल यह पुरस्कार न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार से संबंधित जानकारियां सामने लाने के लिए दिया गया था। हाल ही में यह पुरस्कार जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद वहां की कवरेज के लिए फ़ोटोग्राफर्स यासीन डार, मुख्तार खान और चुन्नी आनंद को मिला है। देखिए, एक तो गलत है इन चारों में से, और वो कौन सा है? पहला सही है। और ये पिछले साल न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल को मिला था, ये भी सही है। और अभी ये हाल ही में आर्टिकल 370 हटाने के लिए जो उस पर निगाहें जमाई रखी अपने कैमरे से यासीन डार, मुख्तार खान और चुन्नी आनंद ने, इनको मिला है। गलत यहाँ पर बी हो जाएगा क्योंकि ये रूस का प्रमुख पुरस्कार नहीं है बल्कि यूएसए का है। किसका है? अमेरिका का है। तो देखिए, अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है, ना कि रूस का। अन्य सभी कथन सही हैं। पूछा गया क्यों सवाल ये? क्योंकि अभी हाल ही में यह पुरस्कार जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद वहाँ की कवरेज के लिए फ़ोटोग्राफर यासीन डार, मुख्तार खान और चुन्नी आनंद को मिला है। अब है क्वेश्चन नंबर 7, वे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट के संदर्भ में विचार करना है। देखिए, यह प्रयोग बंगाल की खाड़ी से संबंधित मानसून, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों, मौसम संबंधी अन्य पूर्वानुमानों की सटीक भविष्यवाणी के लिए शुरू किया गया है और यह भारत एवं यूके की एक संयुक्त परियोजना है। इसे भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय एवं ब्रिटेन के प्राकृतिक पर्यावरण अनुसंधान परिषद द्वारा वित्त पोषित किया गया है। कौन सा करेक्ट है इनमें से? देखिए, तीनों के तीनों करेक्ट हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, मतलब 1, 2, 3 और 3। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। यह भारत एवं यूके की एक संयुक्त परियोजना है। इसमें बंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान एवं यूके स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया की एक टीम कार्य करेगी। इस परियोजना को भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एवं ब्रिटेन के प्राकृतिक पर्यावरण अनुसंधान परिषद, नेशनल एनवायरनमेंट रिसर्च काउंसिल द्वारा वित्त पोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, गरुड़ पोर्टल के संदर्भ में विचार करना है आपको। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने गरुड़ नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है और गरुड़ पोर्टल का संबंध ड्रोन के संचालन से है। तो बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय किसके अंतर्गत काम करता है?
देख रहे हैं नागरिक उड्डयन मंत्रालय, हाँ ये क्या था इसमें, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय किसके अंतर्गत कार्य करता है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने गरुड़ नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। गरुड़ का पूर्ण रूप क्या है? गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीज यूजिंग ड्रोन्स है। अब गरुड़ पोर्टल जो है वो कोविड-19 से संबंधित उद्देश्यों के लिए ड्रोन संचालित कार्य करने हेतु केंद्र सरकार से छूट प्राप्त करने के लिए राज्य संस्थाओं की सहायता करेगा। तो ड्रोन से संबंधित है ये। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्रय प्रबंधन सूचकांक के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, क्रय प्रबंधन सूचकांक विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों का एक संकेतक है। 50 से नीचे का आंकड़ा व्यावसायिक गतिविधियों में विस्तार या विकास को दर्शाता है। क्रय प्रबंधन सूचकांक को 0 से 100 तक के सूचकांक पर मापा जाएगा। देखिए, बिल्कुल क्रय प्रबंधन सूचकांक को 0 से 100 पर मापा जाता है और क्रय प्रबंधन सूचकांक विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों का एक संकेतक है। 50 से नीचे का आंकड़ा व्यावसायिक गतिविधियों में विस्तार या विकास को थोड़ी दर्शाएगा, 50 से ऊपर का आंकड़ा दर्शाएगा ना। गलत है 2, तो केवल 1 और 3 सही है। तो देखिए, 50 से ऊपर का आंकड़ा व्यावसायिक गतिविधि में विस्तार या विकास को दर्शाता है, जबकि 50 से नीचे का आंकड़ा गिरावट को प्रदर्शित करता है, इसलिए दूसरा गलत है। और क्रय प्रबंधन सूचकांक को 0 से 100 तक के सूचकांक पर मापा जाता है। तो क्रय प्रबंधन सूचकांक विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों का एक संकेतक है। यह एक सर्वेक्षण आधारित प्रणाली है। PMI मतलब परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स क्रय प्रबंधन सूचकांक विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों हेतु अलग अलग की जाती है, जिसके पश्चात एक समग्र सूचकांक को तैयार किया जाता है, इसलिए पहला सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 10, हाइपोक्सिया के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। क्या है हाइपोक्सिया? देखिए, हाइपोक्सिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त और शरीर के ऊतकों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती। सामान्य तौर पर धमनियों में ऑक्सीजन की मात्रा 75 mmHg से कम होना हानिकारक है। बिल्कुल हानिकारक है, 75 से 100 तक होनी चाहिए, 75 से कम हो गई तो हानिकारक है। तो देखिए, हाइपोक्सिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रुधिर मतलब ब्लड और रुधिर के ऊतकों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाती, और सामान्यतः हाइपोक्सिया पूरे शरीर या शरीर के कुछ हिस्से को प्रभावित कर सकता है। सामान्य तौर पर धमनियों में ऑक्सीजन की मात्रा 75 से 100 तक mmHg तथा पल्स ऑक्सीमीटर की माप जो है 90 से 100% होता है। पल्स ऑक्सीमीटर का 90% से कम होना चिंताजनक है और इसका 75 से 100 के बीच होना चाहिए, 75 से कम हानिकारक है। ऐसी स्थिति में पीड़ित व्यक्ति सुस्ती, भ्रम, मानसिक तौर पर अस्वस्थ महसूस करता है और पल्स ऑक्सीमीटर की माप का स्तर 80% से कम होने से शरीर के महत्वपूर्ण अंग प्रभावित होते हैं। तो धमनियों में ऑक्सीजन की मात्रा 75 से 100 mmHg और पल्स ऑक्सीमीटर 80 से कम नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर 90 से कम हो गया तो चिंताजनक है, और यदि 80% से कम हो गया ना तो शरीर के महत्वपूर्ण अंग प्रभावित हो जाएंगे। और 75 से 100 के बीच होना चाहिए धमनियों में ऑक्सीजन की मात्रा। तो ये कुछ 10 प्रश्न थे, इम्पोर्टेंट थे, अच्छे से इनका रिवीजन कर ले कीजिए। दैनिक तौर पर जुड़े रहिए, सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू।